हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूं आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, दानिश सर की जो बुक है उसके इंपॉर्टेंट साइंस के जो क्वेश्चन है वो हम लोग क्रम वाइज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पर डे हम लोग 30 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। कल के वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें अभी तक के 30 क्वेश्चन हमारे द्वारा डिस्कस करा दिए गए हैं। ये जो बुक है दानिश सर की, जो बीपीएससी तैयारी के लिए बुक लॉन्च हुई थी, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जहां से आप टेलीग्राम चैनल को आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आज हम आगे के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी हमें बता सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस उप परमाणविक कण का द्रव्यमान नगण्य है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। पूछा है कि इसमें कौन सा वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जिसका जो द्रव्यमान है, जिसका जो मास है वो बिल्कुल नगण्य है, यानी कि 0 है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन। प्रोटॉन जो होता है, इसका जो मास होता है वो बिल्कुल 0 होता है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इसका मास जो होता है बिल्कुल 0 होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, परमाणु कणों में सबसे छोटा होता है और इस पर ऋणात्मक आवेश होता है। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन कैसा होता है तो ये निगेटिव होता है। प्रोटॉन कैसा होता है और न्यूट्रॉन कैसा होता है? प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन जो होता है इस पर कोई भी चार्ज नहीं लगा होता है। लेकिन अगर मास की बात किया जाए, सबसे कम मास किसका होता है, सबसे कम द्रव्यमान किसका होता है, तो इलेक्ट्रॉन को होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लाइकेन किस वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होते हैं? मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सिंपल सा पूछा जा रहा है कि लाइकेन जो होता है, कौन सा वायु प्रदूषक वायुमंडल में अधिक मात्रा में जब बढ़ जाता है तो लाइकेन जो है उसकी डेड हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मुरझाने लगता है, सूखने लगता है। सबसे पहले तो आपके लिए जो आज का क्वेश्चन है वो आपको ये बताना, लाइकेन किन दो जीवों के सहज संबंध से बनता है, यानी कि लाइकेन का जो निर्माण है वो किन दो जीवों से मिलकर बना होता है। इसका जवाब मैं आपको बता दूं, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। लाइकेन जो होता है ये सल्फर डाइऑक्साइड के लिए संवेदनशील होता है। जैसे ही वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, लाइकेन जो होता है वो प्रभावित होने लगता है, अपने रंग को छोड़ने लगता है और डेड की तरफ बढ़ने लगता है। आपको बताना है आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है वो ये है, लाइकेन किन दो जीवों के संबंध से बनता है, और उन दो जीव जब परस्पर एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, एक दूसरे का हेल्प करते हैं जीवित रहने के लिए, तो उस रिलेशन को क्या कहा जाता है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपका जवाब सही होता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के साथ आपके नाम को हमारे वीडियो में जरूर दिखाया जाएगा। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SO2, ये सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन, ब्यूटेनोन कार्यात्मक समूह वाला 4 कार्बनिक यौगिक है? कीटोन का, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कीटोन। ब्यूटेनोन जो है ये कीटोन का कार्बनिक यौगिक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? साइटोकाइनिन, गिबरेलिन, ऑक्सिन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, यानी कि साइटोकाइनिन, जिबरेलिन और ऑक्सिन तीनों ही पादप हार्मोन्स के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछा जाए कि पौधे में कितने प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, तो पौधे में मुख्यतः 5 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। 3 तो आपको यहाँ पे दिए हैं, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और जिब्रेलिन। इसके अलावा इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, ये 2 हार्मोन्स भी और पौधों में पाए जाते हैं, जो पौधे की वृद्धि, मतलब ग्रोथ, फल फ्रूट के पकने के लिए, इन सब चीज़ों में पौधे की हेल्प करते हैं। कौन कौन से? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक अम्ल। ठीक, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क करिएगा कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना है? 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 9.8 मीटर पर सेकंड। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा है। एग्जामिनर आपको स्क्वायर देके कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि 9.8 तो लगभग सबको याद होता है, ये मीटर पर सेकंड है, स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इस पर विशेषकर आप ध्यान दीजिएगा कि 6.8 मीटर पर सेकंड, सॉरी 6.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा, मीटर पर सेकंड नहीं होगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्या होता है जब लोहे के भराव में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है? कोई प्रक्रिया नहीं होती। क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होते हैं। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड उत्पन्न होते हैं। लोहे के भराव में तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया जाता है। लोहे का फार्मूला क्या होता है? लोहे का फार्मूला होता है Fe में क्या मिलाना है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl मिलाना है। तो क्या निकल के आएगा? तो ये बन के आएगा FeCl2, यानी कि इसे क्या कहेंगे? FeCl2 को फेरस क्लोराइड, ये और क्या निकल के आएगा? हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल के आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड ये निकल के आया। FeCl2 ये आयरन क्लोराइड हो गया और हाइड्रोजन गैस जो है ये निकल के आया। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, मैंने फेरस बोल दिया था, फेरस नहीं, आयरन क्लोराइड निकल के आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रुडोल्फ विर्चो, एंटोनियो वैन लीeuwenhoek, रॉबर्ट हुक, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपसे घुमा के ऐसे पूछ लिया जाए कि कोशिका की सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज यानी कि लिविंग कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एंटोनियो वैन लीeuwenhoek। जैसे ही कोशिका में लिविंग लगता है, जीवित कोशिका लगता है, वैसे ही आंसर चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा एंटोनियो वैन लीeuwenhoek। जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले एंटोनियो वैन लीeuwenhoek ने की थी। कोशिका की खोज अगर पूछा, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा है कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। डेड कोशिका की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 ईस्वी में की थी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो एंटोनियो वैन लीeuwenhoek ने की थी। ला से लिविंग और एल से लिविंग और एल से लीeuwenhoek, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक कार 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी औसत गति क्या है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। एक कार है वो 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी औसत गति पूछा है। इसकी औसत गति क्या हो जाएगी? 50 किलोमीटर पर घंटा। कैसे आप निकालेंगे? तो अगर 4 घंटे में 200 किलोमीटर कर रही है तो इसको 4 से भाग दे देंगे, तो 4, 8, 4 पंचे 20 और 1 जीरो आपका बच गया। 50 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसको निकालने की जो फॉर्मूला होता है वो होता है औसत गति बराबर दूरी बटे समय। गति बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अगर आप दूरी आपको 200 किलोमीटर दिया और समय 4 दिया तो इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, 50 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में गुर्दे किसके तंत्र का हिस्सा हैं? श्वसन, मलत्याग, पोषण, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। गुर्दे पूछा है। गुर्दा यानी कि किडनी किन किन चीज़ों में सहायता होता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि जो किडनी होता है, किडनी हमारा वो श्वसन और एक्सक्रेशन दोनों में ही सहायता करता है। स्पेशली हम लोग इसको एक्सक्रेशन में इंक्लूड करते हैं, लेकिन किडनी जो होता है, गुर्दा जो होता है, ये श्वसन में भी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ये चूँकि गुर्दा जो है ये एक्सक्रीटरी का एक मतलब क्या कहते हैं, उत्सर्जन प्रणाली का हिस्सा माना जाता है, इसलिए अधिकतर इसको एक्सक्रेशन का हिस्सा मान लिया जाता है। लेकिन जो गुर्दा होता है ये ऑक्सीजन मतलब को फिल्टर करने का भी कार्य करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, तरल पदार्थ को निकालने का भी कार्य करता है, अपशिष्ट को बाहर निकालने का कार्य करता है, इसलिए ये श्वसन के अंतर्गत भी आता है। तो ऑप्शन, लेकिन इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सक्रेशन। ठीक है, उत्सर्जन प्रणाली का हिस्सा है किडनी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस की विशेषता नहीं है? अणु बारीक से पैक किए गए हैं, आसानी से बहने की क्षमता,
निश्चित आकार, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन सा ठोस की विशेषता नहीं है? तो ठोस आप जानते हैं, ठोस जो होते हैं इनके जितने भी अणु होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं। ऐसे होते हैं कि उनके बीच जो है अंतर आणविक बल जो होता है वो बहुत ही कम होता है, या फिर आप कहें ना के बराबर होता है, नगण्य होता है। तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा दिया ये आसानी से बहने की क्षमता। तो आसानी से बहने की जो क्षमता होती है वो द्रव की होती है, क्योंकि इनके अणुओं के बीच जो अंतर आणविक बल होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए ये आसानी से बहने की क्षमता रखते हैं। यही जो है ठोस की विशेषता नहीं है, और आपसे नहीं पूछा इसलिए गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है। और ठोस का निश्चित आकार होता है, ये हम सभी को पता है। ठोस जो होता है उसका एक निश्चित आकार होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नॉट दिया है। नॉट अक्सर हमारे नज़र से रह जाता है और हम आता हुआ क्वेश्चन भी गलत करके चले आते हैं। यहाँ पे दिया है कौन सा शब्द जो है वो प्रतिनिधित्व नहीं करता है विद्युत शक्ति का। ठीक है। BI स्क्वायर, I स्क्वायर R, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मोर ऑफ एबव, इनमें से एक से अधिक। विद्युत शक्ति क्या होता है? विद्युत शक्ति P से डोनेट करते हैं और इसे VI, इसका फॉर्मूला होता है VI। तो ऑप्शन ए, इसको आप I = V स्क्वायर अपॉन R भी लिख सकते हैं, लेकिन IR स्क्वायर और I स्क्वायर R ये दोनों ही आपका गलत है, दोनों ही इसका प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी दोनों ही इसका सही जवाब है। ए और बी दोनों ही सही हैं। तो ये दोनों प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। अगर प्रतिनिधित्व करता है तो कौन करता है? I स्क्वायर R, ये विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, एक मिनट, यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हुआ है। हाँ, जो विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता वो करता है I स्क्वायर R। इसका जो जवाब है ये गलत दे दिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ये प्रतिनिधित्व नहीं करता, ये दोनों करते हैं। ठीक है, पहला और दूसरा करता है, तीसरा इसका प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड का एक विशेष गुण है? एसिड का विशेष गुण, एसिड जो होता है ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, pH 7 से अधिक होता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो pH स्केल से आप एसिड और बेस का जो है वो अंतर डिफाइन कर सकते हैं। pH स्केल जो होती है ये 0 से 14 तक होती है, जिसमें 7 जो होता है, 7 पे जो होता है ये न्यूट्रल होता है। 7 से जैसे ही आप इधर जाएंगे आपको एसिड मिलेगा, और 7 से जैसे ही आप ऊपर जाएंगे आपको बेस मिलेगा। ठीक है, यानी कि एसिड का जो pH होता है वो 7 से कम होता है। बी तो आपका यहीं गलत हो गया। अब बात करें कि ये नीले लिटमस को लाल करता है या लाल लिटमस को नीला करता है, तो इसको याद करने का एक ट्रिक होता है, उसका नाम है, ट्रिक है अनल। अनल, आ से हो गया एसिड, ना से हो गया नीला, और ला से हो गया लाल। एसिड जो होता है ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, उस अकॉर्डिंग ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर अनल आपको ध्यान में नहीं आ रहा है तो आप बेस लाल लिटमस को नीला करता है, इसको याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं छलनी। छलनी आप लोग अक्सर अपने घरों में यूज करते होंगे, अगर रूम लेके रह रहा है तब भी आप छलनी का यूज करते होंगे। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि छलनी जो होती है जिसमें छा जो है, छार हो जाएगा ला से लाल और ना से नीला। छार जो है ये लाल लिटमस को नीला करने का कार्य करता है, जहाँ पे ऑप्शन सी में दिया। लेकिन आपसे एसिड का गुण पूछा है, तो एसिड का क्या गुण है? एसिड जो होता है ये नीले लिटमस को लाल कर देता है, जिसे आप अनल के माध्यम से याद कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है? इस्पात, वायु, इस्पात, पानी, वायु, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इस्पात यानी कि स्टील, स्टील यानी कि ठोस। ध्वनि जो होता है ये ठोस माध्यम में सबसे अधिक गति करता है, चाहे ठोस में आपको कोई भी एग्जाम्पल दिया हो। ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस में होती है, फिर द्रव में होती है, और सबसे कम जो होती है ये गैस में होती है। ध्वनि जो है ये निर्वात में बिल्कुल भी गति नहीं करती। अगर आपसे पूछा जाए ध्वनि की गति निर्वात में कितनी होती है, तो ध्वनि जो है ये निर्वात में बिल्कुल भी गति नहीं करती है। सबसे तेज ठोस में करेगी, उससे स्लो द्रव में करेगी, और सबसे कम जो करेगी ये गैस में करेगी। ध्वनि निर्वात में गति नहीं करती है। ठीक इसका अपोजिट होता है लाइट, यानी कि प्रकाश। प्रकाश जो होता है ये सबसे तेज निर्वात में गति करता है, उसके बाद गैस, उसके बाद द्रव, और सबसे कम जो गति करता है वो ठोस में करता है। या ठोस में जो होता है प्रकाश वो गति नहीं करता है। ठीक है, ध्वनि और प्रकाश जो है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ध्वनि सबसे तेज गति किस में करती है, तो ऑप्शन ए स्टील यानी कि इस्पात में करती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अनुकूल प्रथाएं हैं? आपकी माँ द्वारा अपने स्कूटर पर आपको स्कूल छोड़ने के बजाय पैदल स्कूल ले जाना, क्या ये पर्यावरण को संरक्षित करता है? अनावश्यक लाइटें और पंखे बंद करना,
ये या फिर खरीदारी करते समय सामान रखने के लिए कपड़े के थैले साथ रखना, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। देखिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए तीनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने स्कूटर की बजाय किसी पैदल चले जाते हैं या फिर किसी कॉमन व्हीकल का यूज करते हैं तो पॉल्यूशन जो होगा वो कम होगा, जिससे पर्यावरण की रक्षा होगी। अनावश्यक अगर आपको यूज़ नहीं है, लाइटें और पंखे बंद करके रखेंगे तो भी पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। और प्लास्टिक के थैले की जगह अगर कपड़े के थैले का यूज किया जाएगा तो भी पर्यावरण को अत्यधिक सुरक्षा प्रदान होगी। तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ही आपके सही जवाब है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पराग कोश में शामिल है द एंथर कंटेन। पराग कोश में कौन सी चीज़ें शामिल है? पोलन ग्रेन, ओव्यूल्स, स्पेल्स, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। परागकण, बीजाणु, बाह्यदल, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पोलन ग्रेन, यानी कि परागकण। पराग कोश में जो शामिल है, एंथर में जो शामिल है, उसे परागकण कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पराग कोश फूल का नर प्रजनन हिस्सा होता है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और इसमें क्या होता है, परागकण जो होता है ये पराग कोश में शामिल होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंडल में मौसम की घटनाएं होती हैं? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल। मंडल जो होता है, यानी कि जो 5 मंडल है, 5 लेयर है। सबसे नीचे होता है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर, मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। ये 5 स्फीयर होते हैं जिसमें जो मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर में देखने को मिलती हैं। बादल, तूफान, आंधी ये उस मंडल में देखने को मिलती है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, और ये सबसे निचला मंडल होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर जनित रोग नहीं है? ध्यान देना है, कौन सा वेक्टर जनित रोग नहीं है? यक्षमा, डेंगू, मलेरिया, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि यक्षमा जिसे आप कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस जो है ये वेक्टर जनित रोग नहीं है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम जिसे VDCP कहा जाता है, इसमें 6 वेक्टर जनित रोग घोषित किए गए हैं, जिसे मलेरिया, चिकनगुनिया, जापानी इन्फ्लेलाइटिस, डेंगू, कालाजार और लिम्फेटिक फाइलेरिया और जीका। ये 6 रोग जो हैं ये वेक्टर जनित रोग के अंतर्गत आते हैं। जबकि बात करें तपेदिक या फिर ट्यूबरकुलोसिस या फिर जिसे क्षमा रोग या फिर जिसे टीबी कहा जाता है, यह एक माइकोबैक्टीरियल रोग है, यह बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है और उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा ये रोग जो है ये फैलता है। ये वेक्टर जनित रोग नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि NVDCP के अनुसार कितने वेक्टर जनित रोग हैं, तो 6 हैं। ठीक है, 6 वेक्टर जनित रोग हैं। अगला क्वेश्चन, क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करता है, या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से गुजरता है, या सामान से दूर झुक जाता है, या सामान की ओर झुक जाता है? एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, या सामान की ओर झुक जाता है। जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करता है, यानी कांच की कोई गिलास है और हवा से प्रकाश कांच में प्रवेश करा, तो क्या होगा, ये सामान की ओर क्या होगा, झुक जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका के चारों ओर की झिल्ली क्या कहलाती है? प्लाज्मा झिल्ली, सेल वाल, साइटोप्लाज्म, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। कोशिका के चारों ओर है तो वो कहलाएगी प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सेल वाल जो होता है ये भी सेल के चारों ओर पाया जाता है, लेकिन ये प्लांट सेल में पाया जाता है। सेल वाल आपको एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में ही देखने को मिलता है। इसी को प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जो होती है कोशिका झिल्ली, ये प्रोटीन लिपिड की दोहरी परत होती है, यानी कि प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है, और यह प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही पाया जाता है। बात करें सेल वाल की, तो सेल वाल जो होता है ये केवल प्लांट सेल में देखने को मिलता है, ये एनिमल सेल में नहीं देखने को मिलता है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही था। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।